अब हम पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का क्या एप्लीकेशन है? कैसे यूज होती है ट्रिग्नोमेट्री किसी की लाइफ के अंदर, हमारे डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल क्या यूज है इसका। इस पर एक्टिविटीज भी होती है मैथ्स की, वो तो स्कूल खुलेंगे तब एक्टिविटीज होगी, लेकिन अभी हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे। इसमें दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज होते हैं, एक तो होता है एंगल ऑफ एलिवेशन और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिस्पर्शन, डिस्पर्शन नहीं डिप्रेशन। डिस्पर्शन और डिप्रेशन दोनों अलग अलग चीज है। डिप्रेशन का मतलब डाउन, हम बोलते हैं डिप्रेशन में चलेंगे नीचे, और एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं अपन इस बिल्डिंग का एलिवेशन कितना अच्छा है। तो दो वर्ड यूज होंगे, एलिवेशन और डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए हम ऐसे डिफाइन करते हैं, तो देखो जैसे मैं ये सामने खड़ा हूं और ये मेरी आईज से जाने वाली एक लाइन है सीधी, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं बिल्कुल सामने देख रहा हूं अभी, तो ये सामने जो लाइन जा रही है सीधी, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। सामने देख रहे हैं एकदम। और मान लो मुझे कोई बिल्डिंग देखना है, तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा, गर्दन को ऊपर और आंखों के जो लेंस है वो भी ऊपर मुंह होंगे ना ऐसे देखने के लिए। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन थी, इससे किसी चीज को ऊपर जब हम देखते हैं तो हमारी आईज के लेंस मूव करते हैं। तो जब लेंस मूव करते हैं तो जिस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए टॉप पर जाती है हमारी आईज, तो एक दूसरी रे फॉर्म होती है, इमेजनरी रेज, उसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट मतलब ऐसी लाइन जो हमको देखने में हेल्प कर रही है। और हॉरिजॉन्टल मतलब बिल्कुल सामने देखना, एकदम कहते हैं ना सामने देखो, तो ऐसे सामने देखते हैं, ये सामने देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और ऊपर देख रहे हैं तो लाइन ऑफ साइट। तो ऊपर देखना और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में एक एंगल बनता है, उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। मतलब उसका फिगर ऐसा बनेगा। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब हम ऊपर देख रहे हैं और ऑब्जेक्ट ऊपर है और हम नीचे खड़े हैं, ये हमारी आईज है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, यहां देख रहे हैं हम इस तरह से। तो ये जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, थीटा। ये होती है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, और इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन ऑफ साइट है, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, या कोई चीज है बिल्डिंग के ऊपर, कोई चीज रखी हुई है उसको देख रहे हैं अपन, कोई पतंग उड़ रही है उसको देख रहे हैं, काइट को देख रहे हैं, बिल्डिंग के ऊपर कोई एरोप्लेन है, एरोप्लेन उड़ रहा है उसको देख रहे हैं, एरोप्लेन को, कोई बर्ड है उसको देख रहे हैं ऊपर की तरफ। तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। किसी माउंटेन के ऊपर ट्री को देख रहे हैं, किसी माउंटेन के, जैसे वैष्णो देवी ऊपर जा रहे हैं, ऊपर माता जी के दर्शन करने वो ऊपर देखते हैं ना। तो ये सब जब हम ऊपर की तरफ देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और नीचे की तरफ जब देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। अभी एंगल ऑफ एलिवेशन बताया मैंने, ठीक है। अब इसमें एक चीज ये ध्यान रखना, आपके माइंड में ये आएगा कि सर ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मतलब ये अर्थ है, तो ये ऑब्जर्वर की आईज यहाँ कैसे आ गई? तो ऑब्जर्वर नीचे है क्या? ये ऑब्जर्वर क्या नीचे जमीन में घुस गया क्या और उसकी आंखें सिर्फ अर्थ के ऊपर आ गई? ऐसा नहीं है। एक्चुअली ऑब्जर्वर की हाइट जो होती है, मान लो 5 फीट एवरेज मान लिया, 5.5 फीट या 6 फीट का एवरेज मान लिया, 5.5 फीट, उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, वो अंडरस्टूड होती है। अगर किसी क्वेश्चन में स्पेसिफाई की होगी तो हम यूज करेंगे, नहीं तो हम यूज नहीं करेंगे उसको, सीधे हम यहां से स्टार्ट करेंगे। मतलब ये जो ऑब्जर्वर है, जैसे मैं ऑब्जर्वर हूं तो मेरी हाइट को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, मैंने सीधे हॉरिजॉन्टल लिया, मतलब ये जमीन पे ले लिया, जमीन पर ये चीज खड़ी हुई है, बिल्डिंग जमीन पर है, ये बिल्डिंग है कोई सी मान लो, ठीक है, ये बिल्डिंग है कोई सी भी, और इस बिल्डिंग के ऊपर यहाँ कोई आदमी खड़ा हुआ है, उसको आप यहां से देख रहे हो। तो आपकी बिल्डिंग का जो वो है बॉटम, और आपकी आईज दोनों एक ही जगह कैसे मिल सकती है? मतलब क्या जमीन में घुसा हुआ है ऑब्जर्वर? ऐसा नहीं है ना। वो हाइट ऑफ द ऑब्जर्वर इज नेग्लेक्टेड, जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला हो हम उसका यूज नहीं करते। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, प्लीज आस्क। तो मैं इसको डिस्कस करना हो तो हटा देता हूं और अपन बात, आपकी आवाज सुन पाएंगे। बोलो, समझ में आ गया?
कुछ डाउट है? यस, है डाउट? बोलो, पूछो, डाउट पूछो। अरे नो बोल रहे थे, फिर यस क्यों बोला? नो बोल। सर एक एंगल ई। क्या बोल? सर हाँ, सर एक एंगल ई जो होता है वो रिफ्रैक्शन में भी बनता है, वो यही वाला होता है क्या? इसमें रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाला एंगल अलग होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो यूज करते हैं ना हम, वो तो लाइट्स के कारण बनता है ना। वो किसी ऑब्जर्वर के आईज पे थोड़ी बनता है, रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्रैक्शन बोल। हाँ, रिफ्रैक्शन। अच्छा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, वो इसमें यूज नहीं होता, वो अलग है। वो ऑब्जर्वर के ऊपर आईज का यूज नहीं होता उसके अंदर, फिजिक्स में यूज करते हैं, उसकी कह रहे हो क्या आप? क्यों फिजिक्स में यूज करते हैं उसकी बात कर रहे हो क्या? हाँ रिफ्लेक्शन। सर। हाँ, उसमें क्या होता है? उसमें ऑब्जर्वर का यूज होता है क्या? ऑब्जर्वर की आईज किसी चीज को ऊपर देख रही है, ऐसा यूज होता है क्या उसमें? इसमें लाइट से रिलेटेड चीज चलती है ना। उसमें लाइट, यस सर। इसमें लाइट नहीं है। इसमें हमारी आईज किसी चीज को देख रही है, उसका उसको देख रहे हैं हम, उसका एंगल बन रहा है, वहां लाइट के कारण एंगल फॉर्म होता है, वो अलग चीज है। तो जब हम नीचे खड़े होकर, सीधी सी बात है, नीचे खड़े होकर ऊपर देखते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, और ऊपर खड़े होकर नीचे देखते हैं, जैसे अपन किसी बिल्डिंग पे खड़े हैं, वो नीचे कार जा रही है, ऊपर से देखते हैं वो कार जा रही है, वो ब्लैक कार है, वो वाइट है, वो रेड है, और ऊपर से नीचे देख रहे हैं, फिर ऊपर से किसी को पत्थर भी मार देते हैं, छुप जाते हैं, है ना। तो जब नीचे किसी को देखते हैं तो वो क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये तो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन में एंगल नीचे बनेगा, मतलब ऑब्जर्वर ऊपर होगा और ऑब्जेक्ट नीचे होगा। अब ऑब्जर्वर ऊपर चला गया, यहाँ ऑब्जर्वर है, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, वो नीचे देख रहा है, तो उसके आईज तो यहाँ पर है, ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये होगी इसमें, और ये लाइन ऑफ साइट होगी, और नीचे ऑब्जेक्ट को देख रहा है, वो ट्राइंगल बनेगा, राइट ट्राइंगल। इसमें भी राइट ट्राइंगल ही बनता है, ये किसी राइट ट्राइंगल है। तो ये एंगल यहाँ फॉर्म होता है, जैसे थीटा है, एक्चुअली थीटा यहाँ बनेगा, और ये हॉरिजॉन्टल और ये भी हॉरिजॉन्टल है, दोनों हॉरिजॉन्टल है, तो दोनों पैरेलल है, और ये इसके ट्रांसवर्सल है, इसलिए थीटा यहाँ पर बन जाएगा। इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन, और इसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। ऊपर से नीचे देखेंगे एंगल बनेगा यहाँ, बट वो यहाँ शिफ्ट क्यों हो गया? क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स, बिकॉज दिस हॉरिजॉन्टल एंड दिस हॉरिजॉन्टल आर पैरेलल, और ये इसकी ट्रांसवर्सल। कोई डाउट? यहाँ बिल्डिंग पे आप खड़े हैं ऊपर, जैसे मेरे घर की बिल्डिंग पे मैं खड़ा होकर नीचे देख रहा हूँ कौन आया था, अभी कौन आया था, अम्मी का भाई आया था, अम्मी का ब्रदर अभी डीपीपी लेके गया, तो ऊपर से देखा कौन आया है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो यूज होता है इसमें, वो होता है टेन थीटा। सबसे ज्यादा टेन थीटा यूज होता है। क्यों यूज होता है टेन थीटा? क्योंकि टेन थीटा में हाइट और बेस दोनों चीजें यूज होती है, और यहाँ मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हाइट और बेस से रिलेटेड वाले मिलेंगे, क्योंकि इसका यूज क्या है? माउंटेन की हाइट फाइंड करना है, कितनी हाइट पर एरोप्लेन उड़ रहा है, इस नदी की विड्थ कितनी है बिना उसको मेजरमेंट किए हुए, बिना उसको पार किए हुए, उसकी विड्थ कितनी है। तो विड्थ ऑफ द रिवर, हाइट ऑफ द माउंटेन, हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है, एरोप्लेन की हाइट, माउंटेन की हाइट, विड्थ। अगर ऐसी चीजें हमको फाइंड करना हो तो हम टिग्नोमेट्री का यूज करके बिना बिना एक्चुअल हाइट फाइंड किए हुए बता सकते हैं। उसमें एक एपरेटस यूज होता है जिसकी हेल्प से हम ये चीजें, क्लिनोमीटर और ये करके एक चीज होती है जो आपको डीपीपी के अंदर भी देखने को मिलेगी, इस तरह का होता है। इससे हम उसको फाइंड कर पाते हैं, और ये एक्टिविटी में भी बताया जाएगा, आपसे बोला भी जाएगा जाओ और अपने स्कूल की हाइट फाइंड करके लाओ।
बिना एक्चुअल मेजरमेंट के। ऐसा नहीं कि एक जने को ऊपर खड़ा कर दिया, नीचे रस्सी डाल दी और बोला रस्सी को स्केल पे मेजरमेंट कर दिया, बोले इतना मीटर है, ऐसे नहीं करना है। वो तो हाइट हो जाएगी, एक्चुअल हाइट विदाउट फाइंडिंग। तो एंगल फाइंड करके सन की हेल्प से हम एंगल फाइंड करते हैं, सन के एल्टीट्यूड को देखकर, और फिर उससे हम उसकी हाइट फाइंड कर लेते हैं। और ऐसे ही काम किया जाता है, आप देखते होंगे जब हम किसकी एरोप्लेन की हाइट और उस पर देखते हैं आप एल्टीट्यूड, और ये वर्ड यूज होते हैं एलिवेशन, एल्टीट्यूड, है ना। तो ये वर्ड सब कहाँ यूज होते हैं एरोप्लेन के अंदर, इनमें इनकी टर्मिनोलॉजी में इसलिए यूज होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का वहां एप्लीकेशन। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया। Find the angle of elevation of the sun when the length of the shadow of a pole is 3 times the height of the pole. क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है, आपके पास बीपीपी है, गूगल क्लासरूम में आ जाएगी। अभी मैं पढ़ रहा हूं, सुनना ध्यान से। अभी आपके पास बीपीपी नहीं है इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब एंगल फाइंड करना, थीटा, ऑफ द सन, सन का एलिवेशन है, व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए पोल। अब बहुत कॉमन चीजें चलेगी यहां पर। ये पोल, पोल ऐसा होता है ना, दिस इज पोल। अब कोई स्टूडेंट बोले सर पोल तो ऐसा होता है, तो मैं उसके आगे सिर फोड़ दूं मेरा, और क्या करूं। अब पोल की बात जैसी आती है तो अपना एक इमेजिनेशन ऐसा आता है कि पोल इज ए वर्टिकल, स्ट्रेट होता है, ऐसा इरेक्ट, ये पोल है। अब बोले सर हमने तो पोल ऐसा देखा, गिरा हुआ भी देखा था, तो अब मैं क्या करूं। भैया तू तो जा यार, मैं तेरे को नहीं पढ़ा सकता। तो जनरल लॉजिक लगाया जाएगा ना, जनरल थॉट्स लेना है। तो फाइंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए पोल। इसकी जो शेडो आएगी, अगर सन इधर है तो ये शेडो इस पर आएगी, इस तरह से। इस सन बनाया मैंने समझने के लिए ना, ये सन रेज आ रही तो इसकी शेडो ऐसी बनेगी, शेडो है इसकी, ये पोल की शेडो आ गई इस पर, नीचे बनेगी उसकी शेडो। इस 3 टाइम्स द हाइट ऑफ द पोल, इसकी हाइट अपन h ले लेते हैं, तो ये 3h है। इससे इसको ज्वाइन कर देते हैं, ट्राइंगल ए बी सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज पोल, बी सी इज शेडो। ऐसा लिखेंगे, पूरा उसको डिस्क्राइब करना है, जो भी आपने एज्यूम किया है उसको वो करेंगे आप, डिस्क्राइब करेंगे इन ट्राइंगल एबीसी। AB इज ए पोल, BC इज ए शेडो, जॉइन AC, SC को जॉइन भी कर दिया। दिस एंगल इज थीटा। टू फाइंड एंगल ACB इक्वल टू थीटा, ये थीटा फाइंड करना है, क्योंकि ये ऑफ एलिवेशन होगा इसके अंदर। शेडो का जो एंगल बनेगा ना इस पर, वो उसको बोलते हैं थीटा। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू, और इस क्वेश्चन में करेक्शन भी है, 3 की जगह √3 टाइम्स कर लेना। वहां पर 3 की जगह क्या लिख लेना, √3 टाइम्स है, करेक्शन है, √3 टाइम्स इन क्वेश्चन, करेक्शन, ठीक है, लिख दिया मैंने। तो वो √3 टाइम्स है। तो tan थीटा इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, AB अपॉन BC, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। व्हाट इज tan थीटा, H, व्हाट इज BC, √3h, S से H कट गया। tan थीटा इक्वल टू 1/√3, तो बताओ थीटा कितना होगा, कोई बताएगा 30 डिग्री। थीटा कितना होगा। टेन में कौन आंसर देता है 1/√3, यस 30 डिग्री। सो दिस इज 30 डिग्री, ये आंसर आ गया, क्वेश्चन हो गया ये। टेक द स्क्रीनशॉट। कुछ डिस्कशन करना है तो बोलो, जस्ट राइट डिस्कस डाउट। तो मैं, प्रियांशी कहाँ है, ले लिया स्क्रीनशॉट, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूं, ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूं। द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ टू शिप्स, द एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ
द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस। दो शिप हैं, शिप कहां पर दिखते हैं, किसमें दिखते हैं शिप, सी के अंदर, समुद्र के अंदर ना। दो शिप हैं और उसी के पास में लाइट हाउस बने होते हैं, आपको पता है लाइट हाउस बने होते हैं शिप के, जहाँ समुद्र जो बने हैं, जो सी होते हैं उनके सी बीच पर लाइट हाउस बने होते हैं। तो उसपे से हम देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, दो सी को देख रहे हैं ऊपर से। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस आर 45 डिग्री एंड 30 डिग्री टुवर्ड्स ईस्ट। इफ द शिप आर 100 मीटर्स अपार्ट, दोनों 100 मीटर की डिस्टेंस पर हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। लाइट हाउस की हाइट फाइंड करनी है। देखो इस तरह से लाइट हाउस बना देता हूं मैं समझने के लिए। ये लाइट हाउस है और ये पानी है, यहां पर एक शिप है, यहां पर एक दूसरा शिप है। ठीक है, ये दो शिप है। अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी ना, वो ड्राइंग करनी नहीं, मैं तो सिर्फ समझाने के लिए भावनाओं को एक्सप्रेस कर रहा हूं, मुझे ड्राइंग नहीं करनी, मुझे समझाना है फिगर को किस तरह से, मतलब इसका। तो ये दो हैं, यहां से इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं, इसको सी और इसको डी। यहां पर देख रहे हैं और यहां पर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 मीटर। ये शिप 1 है और ये शिप 2 है, सी और डी, और इनके बीच की डिस्टेंस 100 मीटर है। हमें ये नहीं पता यहां से यहां तक कितना है, इसको हम एक्स ले लेते हैं, इसको हम एच ले लेते हैं। लेट ए बी इज लाइट हाउस, ए बी क्या है, लाइट हाउस है। सी एंड डी शिप्स, सी एंड डी शिप्स हैं। लेट बी सी इक्वल टू एक्स, ए बी इक्वल टू एच। तो ये हमारे पास एक लाइट हाउस है। ओके, इस लाइट हाउस के ऊपर खड़े होकर आप दो शिप को देख रहे हैं, ऊपर खड़े होकर देखते हैं ना, पानी में वो शिप आ रहा है, वो शिप आ रहा है, ऐसे देख रहे हैं। एक दोनों के बीच की डिस्टेंस 100 मीटर है, दिख रहा है ना अभी तो। और इसकी हाइट और ये डिस्टेंस इससे कितनी है ये अपन फाइंड करते हैं। तो हमें हाइट फाइंड करना है और ये डिस्टेंस फाइंड करना, दो वेरिएबल हैं, एच और एक्स। इसमें बेसिक चीज ध्यान रखना, दो वेरिएबल हैं तो दो इक्वेशन बनेगी। एंगल उन्होंने दे रखे हैं कितने कितने डिग्री के, कितने कितने डिग्री के, अभी मैंने पढ़ के बताया था 45 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, ध्यान देना प्लीज प्लीज प्लीज, 45 डिग्री और 30 डिग्री है, तो यहाँ 30 लिख देते हैं और यहाँ 45 लिख देते हैं, वो गलत हो जाता है। जितनी पास में होगी कोई चीज उतना ही बड़ा एंगल होगा। बिल्डिंग को देखने के लिए अगर अपने को जाते हो नीचे खड़े हो जाएंगे तो कैसा करना पड़ता है, यूं करना पड़ेगा कि ऊपर गर्दन, और अगर दूर हो गया तो इजीली देख पाएंगे कि नहीं अपने से। तो जितने दूर होते हैं उतना छोटा एंगल होता है, जितने पास जाते हैं उतना बड़ा एंगल होता है। इसलिए यहाँ पर 45 लिखना है, यहाँ 30 लिखना है, नहीं तो आंसर नहीं आएंगे, गलत हो जाएगा। जितनी पास उतना बड़ा, जितनी दूर उतना छोटा एंगल, इससे ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर का एंगल बनेंगे। यहाँ कहाँ बनेंगे, यहाँ पर बनेंगे। ये कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का, और ये कितने डिग्री का बनेगा, 40, क्योंकि ऑब्जर्वर तो यहाँ पर है, एंगल इधर देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन इधर बनेगी। एंगल बनाएंगे यहाँ, लेकिन ऑल्टरनेट एंगल होने से यहाँ लिख देंगे। अब हमारे पास दो राइट ट्राइंगल है, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, कौन है, कौन, इन ट्राइंगल ए बी सी, tan 45 AB upon BC, tan 45 on ABH BCX, ABH BCX, H equal to X, equation 1, tan 30 H upon X plus BD हो जाएगा, मतलब
ए बी अपॉन बी डी, टेन 30 1/√3 होता है। ए बी कितना है h, बी डी कितना है x प्लस 100, x प्लस 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस 100 इक्वल टू h√3 आ जाएगा। लेकिन हमें तो h फाइंड करना है, तो x तो h के इक्वल है, तो इक्वेशन 1 और ये 2, दो वेरिएबल की दो इक्वेशन बन गई है। दो वेरिएबल की दो इक्वेशन सॉल्व करना, साइमल्टेनियस इक्वेशन में बताया, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अभी दो तीन दिन पहले हमने इसका रिवीजन खत्म करा है। क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज होती है इसमें, जनरली सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहां से x की वैल्यू h इसमें पुट कर दो, सब्स्टिट्यूशन मेथड। पुट x इक्वल टू h, h प्लस 100 इक्वल टू h√3 बाय 1। देन यहां लिख रहा हूं स्टेप्स के बाद की, इधर h माइनस h√3 माइनस h इक्वल टू 100, इसको उधर ट्रांसफर कर दिया। फिर क्या होगा, h कॉमन आ जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ √3 माइनस 1 इक्वल टू 100, h इक्वल टू 100 अपॉन √3 माइनस 1। नाइन्थ क्लास की ज्योमेट्री, नाइन्थ क्लास की अलजेब्रा से क्या लिख लोगे इसको, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, ठीक है। ये a माइनस बी, a प्लस बी से कितना हो जाएगा 2। फाइनल आंसर 51.73 प्लस 1, 50 इंटू 2.73 इक्वल टू इतना मीटर, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करने पर इतना इसका आंसर है, मीटर की हाइट पर है। ये तो अलजेब्रा करेंगे, इसके बाद में 9 क्लास की आंसर करेंगे तो सब आता है आपको। कोई डाउट है तो बोले। कोई डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया क्या, बोल सकते हो, आपकी आवाज आएगी मुझे। सर हाँ हाँ बोला। सर ये एग्जैक्ट आंसर लाना जरूरी है कि मतलब √3 नहीं, इरेशनल नंबर में है ना, तो √3 √3 के लिए 1.73 लिखना है। अगर क्वेश्चन में दे रखी तो पुट करना, ये नहीं जरूरी तो ये भी लिख सकते हैं, 50 प्लस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है सर। हॉरिजॉन्टल लाइन इसलिए बनाई है कि हम ऊपर खड़े होकर जब देख रहे हैं तो हमारी आईज के सामने से जो लाइन जाएगी वो ये होगी ना, ये ऊपर वाली लाइन है, वो बनाना जरूरी है, एंगल यहाँ बनता है एक्चुअली इसलिए।